नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग हिंदी की शिक्षण विधियां पढ़ रहे हैं और हिंदी की शिक्षण विधियों में आज दूसरी क्लास है। पहले हम लोगों ने हिंदी की शिक्षण विधियों को अच्छी तरह से जाना, शिक्षण विधि क्या होती है, शिक्षण प्रणाली क्या होती है, इसका उद्देश्य क्या है, सारी चीजें हम लोगों ने जानी वहां पर। आज हम बात करेंगे और व्याकरण शिक्षण के बारे में भी हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। व्याकरण शिक्षण में जो है व्याकरण का मुख क्या है, व्याकरण का क्या पेड़ क्या है, सब कुछ हमने देख लिया, ठीक है। और वहां पर बहुत अच्छी बात है कि मैंने आपको एक एक चीज अंडरलाइन करके बताई है। अब यहां पर देखो, आज हम लोग यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं और ये है अपना यहाँ पर व्याकरण शिक्षण की विधियां कौन कौन सी है। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका था और यहाँ पर मैंने बता दिया था कि ये जो है हमारा क्रम है, सुबोपल्ली नाम से हम लोग जानते हैं इसको। जो कौशल होते हैं चार हमारे पढ़ने के, वो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना होता ही है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। इसके बाद में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो भी चीज है साथियों ऑथेंटिक है और मेरे हाथों से लिखे हुए नोट्स हैं और आपको जबरदस्त फायदा होगा इससे। आप निश्चित रूप से इन नोट्स से नोट्स बनाइए और इन क्लासेस को कंप्लीट देखिए। विश्वास मानिए, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है और ये मेरी गारंटी है। बस विश्वास आपको करना है। टेस्ट सीरीज मैंने दी है, हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज, आरपीएससी सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज, रचनाओं की टेस्ट सीरीज, सारी की सारी टेस्ट सीरीज 11 रुपए में दे रहा हूं यार मैं। आप क्या मानते हो, बस विश्वास करो मेरा। देखो आज हम लोग देखते हैं, यहां पर बहुत आसान है। महर्षि पतंजलि ने व्याकरण के निम्नलिखित 5 प्रयोजन यानी कि उद्देश्य प्रतिपादित किए हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि महर्षि जो पतंजलि है उन्होंने व्याकरण के कितने उद्देश्य प्रतिपादित किए। तो 5 उद्देश्य उन्होंने क्या किए हैं, प्रतिपादित किए हैं। रक्षा, रक्षा गमल ध्वंस संदेशा, ये एक सूत्र है, रक्षा गमल ध्वंस संदेशा। तो या तो इसको याद कर लो या फिर यहां पर अलग अलग मैंने इसके टुकड़े करके भी लिखे हुए हैं। रक्षा, ऊह, आगमन, लघु और असंदेह, ये इसके टुकड़े हो जाते हैं। तो रक्षा मतलब वैदिक ज्ञान की रक्षा करना। जो महर्षि पतंजलि थे उन्होंने व्याकरण के निम्नलिखित 5 उद्देश्य बताए हैं कि व्याकरण के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, क्यों हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि रक्षा, रक्षा, ऊह, आगमन, आगमन, फिर इसमें इसमें लिखा हुआ है लघु संदेह। तो रक्षा का मतलब है वैदिक ज्ञान की रक्षा करना, ऊह का मतलब है नवीन शब्दों की रचना करना, आगम का मतलब है पठन में निरंतरता बनाए रखना, लघु का मतलब है संक्षिप्तता लाना और असंदेह का मतलब है वैदिक शब्दों के विषय में उत्पन्न शंका का समाधान करना। यानी कि कोई भी यहां पर ऐसी शंका नहीं होनी चाहिए। जब हम व्याकरण पढ़ते हैं, व्याकरण के लिए कोई शंका होनी ही नहीं चाहिए। तो याद रखना, महर्षि पतंजलि ने व्याकरण पढ़ने के लिए 5 उद्देश्य कौन कौन से बताए हैं। रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह, इनमें क्या क्या है वो सारी बातें मैंने आपको यहां पर समझा दी है। अब आती है व्याकरण शिक्षण की विधियां कौन कौन सी है। साथियों याद रखना, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि व्याकरण शिक्षण की इनमें से कौन सी विधि नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो कौन सी है? आगमन विधि व्याकरण शिक्षण की विधि है। आगमन विधि है, आगमन विधि में व्याकरण शिक्षण की विधि बहुत अच्छी विधि है, ठीक है। इसके बाद में निगमन विधि है, इसके बाद में सूत्र या कंठस्थीकरण विधि है, फिर प्रायण विधि है, भाषा संसर्ग या अव्याकृत विधि है, अर्थ अवबोधन या वाद विवाद विधि है, अन्वय व्यतिरेक विधि है और व्याख्या विधि है। साथियों तो ये 8 विधियां जो है जिसके माध्यम से हम लोग व्याकरण को पढ़ते हैं। अब एक एक विधि को मैं आप लोगों को यहां पर समझाने वाला हूं। एक एक विधि को आप समझिएगा, लिखिएगा और बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगी, ये मेरा दावा है। देखना आप लोग, एक एक विधि बहुत तगड़ी समझ में आएगी। अब यहां पर ये तो कौन सी विधियां है? व्याकरण शिक्षण की प्राचीन विधियां हैं। याद रखना, प्राचीन विधियां और अर्वाचीन विधियां, 2 तरह की विधियां होती है। तो प्राचीन विधियों में तो ये सारी विधियां आती है, आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र कंठस्थीकरण विधि, प्रायण विधि, भाषा संसर्ग या अव्याकृत विधि, अर्थबोधन, वाद विवाद विधि, अन्वय व्यतिरेक विधि और व्याख्या विधि। ये सारी की सारी व्याकरण शिक्षण की क्या है? प्राचीन विधियां हैं। इसके बाद में यहां पर अर्वाचीन विधियां आती है। अर्वाचीन मतलब जो नवीन विधियां हैं वो कौन कौन सी है? आगमन निगमन विधि आ जाती है, आगमन निगमन विधि आ जाएगी, समवाय सहयोग विधि आ जाएगी, पाठ्य पुस्तक विधि आ जाएगी। साथियों किसमें? व्याकरण शिक्षण की विधियों में, अर्वाचीन विधियों में यानी कि नवीन विधियों में। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। और
अब अन्य विधियों की अगर बात करते हैं तो अन्य विधियों में अनौपचारिक विधि या सैनिक विधि को हम लोग गिनते हैं। तो प्राचीन विधियां, अर्वाचीन विधियां, नवीन विधियां जिन्हें कहते हैं, और अन्य विधियों में अनौपचारिक विधि या सैनिक विधि भी हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं साथियों। तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अब इसी क्रम में। बहुत अच्छा मैटर है, आप लोगों को ध्यान देना है बस, ठीक है। चलिए अब यहां पर नंबर एक विधि, प्राचीन विधियों को हम लोग पढ़ने वाले हैं, और सबसे पहले विधि है आगमन विधि। प्राचीन विधियों में भी सबसे पहले विधि कौन सी है? आगमन विधि है। आगमन विधि होती क्या है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को एक एक एक्सप्लेनेशन यहां पर दिया हुआ है, बस पढ़ना है। इनको नोट्स को लिखिए अपनी कॉपी में और पढ़िए। देखो यहां पर अच्छे से दिया हुआ है सारी चीजें, एक एक पॉइंट। इस विधि का प्रतिपादन सर्वप्रथम, इस विधि का प्रतिपादन सर्वप्रथम यूनानी दार्शनिक, इस विधि का प्रतिपादन सर्वप्रथम यूनानी दार्शनिक अरस्तु के द्वारा किया गया था। तो ये क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि आगमन विधि का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने किया था। तो पहला प्रश्न तो यही याद रख लो, आगमन विधि का प्रतिपादन किसने किया? यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने किया है। देखो मैंने यहां पर एक किया हुआ है, तो ये जो पॉइंट मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ना, डार्क किए हुए हैं, जो कलर किया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट आ जाता है, संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि के द्वारा इस विधि का प्रतिपादन किया गया था। अगर डायरेक्ट पूछा जाए तो आपको बता देना है कि यह विधि का प्रतिपादन अरस्तु ने किया था, लेकिन संस्कृत व्याकरण के अंदर इस विधि का प्रतिपादन किसने किया था? महर्षि पतंजलि के द्वारा किया गया था। भाई लोगों समझ जाना बात को ढंग से। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है, देखो व्याकरण पढ़ाते समय जब कोई शिक्षक सर्वप्रथम बालकों के समक्ष कुछ विशेष उदाहरण प्रस्तुत करता है। आगमन विधि में क्या होता है, कोई भी शिक्षक होता है जब भी वो व्याकरण पढ़ाता है तो कोई विशेष उदाहरण उनके सामने प्रस्तुत करता है। तो व्याकरण जो विधि होती है ना, वो उदाहरण से नियम की ओर चलती है। यहां पर पहले उदाहरण बताए जाते हैं, फिर नियम बताए जाते हैं। तो ये व्याकरण शिक्षण का सबसे बड़ा ये है। तो यहां पर देखो, व्याकरण पढ़ाते समय जब कोई शिक्षक सर्वप्रथम बालकों के समक्ष विशेष उदाहरण प्रस्तुत करता है, तदुपरांत यानी कि उसके बाद में उन उदाहरणों को की समानता को देखकर छात्रों की सहायता से किसी नियम की स्थापना करता है। पहले तो उदाहरण प्रस्तुत करता है, फिर उन उदाहरणों को समझाते हुए बालकों के लिए और बालकों की सहायता से ही फिर क्या करता है, नियमों की स्थापना करता है। पुनः उस नियम की सत्यता को जांचने के लिए कुछ अन्य उदाहरण भी प्रस्तुत करता है, तो वो आगमन विधि कहलाती है। कहने का मतलब ये हुआ मेरे लाडलों, यही सबसे मुख्य बात है कि जो अध्यापक है बालकों को पढ़ाते समय, व्याकरण को पढ़ाते समय बालकों के लिए पहले उदाहरण प्रस्तुत करता है, और उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद उनको समझाते हुए फिर उनको नियमों में बांध देता है, और बालकों की सहायता से फिर उन नियमों को समझाता है। तो पहले उदाहरण प्रस्तुत किए, फिर नियम प्रस्तुत किए, और फिर और भी उदाहरण उसने प्रस्तुत किए उन नियमों को सहारा लेकर के। तो इस तरह से ये आगमन विधि हमारी यहां पर हो जाती है, और उसे ही क्या कहते हैं, आगमन विधि कहते हैं। एक बार मैं फिर पढ़ रहा हूं, समझ लेना। व्याकरण पढ़ाते समय जब कोई शिक्षक सर्वप्रथम बालकों के समक्ष कुछ विशेष उदाहरण प्रस्तुत करता है, इसके बाद में उन उदाहरणों की समानता को देखकर छात्रों की सहायता से किसी नियम की स्थापना करता है। उदाहरणों को प्रस्तुत करके नियम की स्थापना करता है, पुनः उस नियम की सत्यता को जांचने के लिए कुछ अन्य उदाहरण भी प्रस्तुत करता है, तो वो आगमन विधि कहलाती है। ठीक है, लिख लेना आप लोग, मैं साइड में भी हट जाता हूं देखो आपके लिखने के लिए, ये बात ध्यान रखना। तो ये हो गई आगमन विधि की चर्चा। आगे बढ़ जाते हैं इसी क्रम में। अब इसकी परिभाषाएं, आगमन विधि की परिभाषा बहुत सारे जो हमारे विद्वान हैं, चाहे वो इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो, सबने इसकी विधि की परिभाषाएं दी है। तो आगमन विधि की परिभाषाएं क्या दी है, देखो सबसे पहले आगमन विधि की परिभाषा दी है जायसी के द्वारा। तो इन्होंने क्या कहा, आगमन यानी कि विशेष दृष्टांतों, आगमन मतलब विशेष दृष्टांतों, विशेष दृष्टांत क्या होते हैं, उदाहरणों की सहायता से
सामान्य नियमों की विधि पूर्वक प्राप्त करने की प्रक्रिया है। तो आगमन क्या है? विशेष दृष्टांतों से यानी कि उदाहरणों से सामान्य नियमों को प्राप्त करना ही आगमन विधि है, या ये विधि पूर्वक प्राप्त करने की प्रक्रिया है। ऐसा कहने वाले कौन है? जायसी हैं। तो देखो डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी याद रख लेना क्योंकि पूछ ली जाती है। आगमन विशेष दृष्टांतों की सहायता से सामान्य नियमों को विधि पूर्वक प्राप्त करने की प्रक्रिया मानी गई है। किसने कहा? जायसी ने। तो आगमन विशेष दृष्टांत, इतनी सी बात पकड़ लेना। और ये किसने कहा? ये जायसी ने कहा है। दूसरे नंबर पर लैंडन या लेंटव, इसको लैंडन की तो बहुत बार परिभाषाएं पूछी गई है भैया, बहुत बार आई हुई है। इसमें क्या कहा लैंडन ने या लेंटव ने? क्या कहा है आगमन विधि के बारे में? जब कभी छात्रों के समक्ष अनेक तथ्य, वस्तुएं एवं उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, जब कभी छात्रों के समक्ष अनेक तथ्य, वस्तुएं, उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, उसके पश्चात बालकों से स्वयं उनके निष्कर्ष निकलवाए जाते हैं, तो वह आगमन विधि कहलाती है। लैंडव क्या कहते हैं कि बालकों के सामने हम लोग क्या प्रस्तुत करते हैं? कोई तथ्य, वस्तुएं, उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद में बालकों से स्वयं उनका निष्कर्ष निकलवाने के लिए नियम बनवाए जाते हैं, तो यहां पर उसको ही आगमन विधि कहते हैं, ऐसा लैंडव कहते हैं। तो इसमें क्या पकड़ोगे आप बात को? अनेक तथ्य, वस्तुएं, उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, इतनी सी बात पकड़ लेना। किसने कही? लैंडव ने ये बात कही है। आगे देखते हैं बच्चों, देखो आगे, ये विधि परीक्षा की दृष्टि से उत्तम परिभाषा प्राप्त करने के लिए विशेष उपयोगी मानी जाती है। ये विधि परीक्षा की दृष्टि से अच्छी परिभाषा प्राप्त करने के लिए उत्तम मानी गई है। अब युंग की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, युंग की परिभाषा को ध्यान रख लेना। युंग या जुंग, युंग या जुंग हम लोग कह देते हैं, क्या कहते हैं? जिस विधि में बालक विविध स्थूल तथ्यों के आधार पर अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए स्वयं किसी सामान्य नियम या सिद्धांत तक पहुंचने का प्रयास करता है, तो वह आगमन विधि कहलाती है। स्थूल का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। तो इन्होंने कहा स्थूल से सूक्ष्म की ओर यह विधि चलती है। यह बात भी समझ में आ गई। देखो पहले बात समझ में आई उदाहरण से नियम की ओर चलती है, अब समझ में आई कि यह विधि स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। तो पहले बड़ी चीज और बाद में छोटी चीज। जहां पर भी स्थूल वाली बात आ जाए वो युंग और जुंग के अनुसार दी गई परिभाषा है, याद हो जाएगी क्या? देखो साथ के साथ ट्रिक भी बताता चल रहा हूं मैं कैसे याद रखना है। यहां पर ध्यान देना कि जिस विधि से बालक विविध स्थूल तथ्यों के आधार पर अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए स्वयं किसी सामान्य नियम या सिद्धांत तक वो पहुंच जाता है या उसका पहुंचने का प्रयास करता है, तो उस विधि को ही हम लोग आगमन विधि कहते हैं। तो यहां तक की बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसी क्रम में। बहुत बढ़िया नोट्स है साथियों, विश्वास करना मैं गलत चीज कभी भी नहीं देता हूं, पहले मेहनत करता हूं उसके बाद में आप लोगों को पढ़ाता हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और विश्वास करना, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। हिंदी साहित्य की शिक्षण विधियों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले, घबराओ मत हो अभी, ठीक है। अब यहां पर दिया हुआ है आगमन विधि के प्रमुख पद, ये जिन्हें हम चरण भी कहते हैं, जिन्हें हम सोपान भी कहते हैं, ठीक है ना। तो आगमन विधि के प्रमुख प्रमुख पद या चरण या सोपान, ठीक है भाई। जल्दी स्पीड से हो जाए सिलेबस, इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में नहीं अपनाऊंगा, हिंदू उसमें तो लिख के ही हम लोग करेंगे, ठीक है। आगमन विधि के प्रमुख पद, चरण और सोपान कौन कौन से हैं, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि यहां हम लोग गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं मेरे मित्रों, ठीक है। तो व्याकरण शिक्षण के लिए आगमन विधि का प्रयोग करते समय एक शिक्षक को निम्न 4 चरणों से गुजरना पड़ता है। तो आगमन विधि के कितने चरण होते हैं, कितने सोपान होते हैं, कितने पद होते हैं? 4 पद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले उदाहरण का प्रस्तुतिकरण, याद रखना। सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, पहला चरण क्या है? उदाहरण का प्रस्तुतिकरण है सबसे पहला चरण। दूसरा, अब आपने उदाहरण को प्रस्तुत कर दिया वहां पर, सॉरी, आपने उदाहरण को प्रस्तुत कर दिया वहां पर, फिर क्या करोगे? उसको अच्छे से उसका निरीक्षण करोगे, निरीक्षण करोगे या उसकी तुलना करोगे या उसका विश्लेषण करोगे, एक ही बात है, निरीक्षण, तुलना, विश्लेषण। तो सबसे पहले उदाहरण का प्रस्तुतिकरण,
फिर दूसरा पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, दूसरा चरण या दूसरा सोपान क्या हो जाएगा, निरीक्षण, तुलना या उसका विश्लेषण। फिर इसके बाद में तीसरा चरण क्या हो जाएगा, नियमीकरण, सामान्यकरण या फिर निष्कर्ष। नियमीकरण, सामान्यकरण या निष्कर्ष एक ही बात है, ठीक है। फिर अगला हो जाएगा चौथा चरण, सत्यापन या पुष्टि करना उसकी कि सही है या नहीं है, यानी कि प्रयोग के या अभ्यास के या परीक्षण या जांच, एक ही बात है। लास्ट में प्रयोग आ जाएगा, अभ्यास आ जाएगा, परीक्षण या जांच भी आ सकता है, सत्यापन या पुष्टि भी आ सकती है। तो सबसे पहले क्या किया आपने, उदाहरण प्रस्तुतिकरण, उसके बाद में निरीक्षण या तुलना या विश्लेषण, इसके बाद में नियमीकरण, सामान्यकरण या निष्कर्ष, इसके बाद में चौथे नंबर पर सत्यापन या पुष्टि। तो ये 4 चरण हैं, 4 सोपान है किसके, आगमन विधि के, जो आपको याद रखने हैं। फिर कहना मत कि सर ये तो बताया ही नहीं था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, अब देखो आगे बढ़ते हैं। यहां पर सबसे पहले बात आती है, यहां पर देखो सबसे पहले नंबर 1 पे जो भी मैंने आपको चरण बताए ना, जो सोपान बताए, उदाहरण या फिर हम कह सकते हैं उदाहरण या प्रस्तुतिकरण, ये पहला चरण था, ठीक है। इसमें देखो इसके अंतर्गत शिक्षक बच्चों के समक्ष कुछ विशेष उदाहरण प्रस्तुत करता है, कुछ विशेष उदाहरण बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करता है। उदाहरण मतलब जैसे वाक, टाक, चाक, एक तरह के उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो उदाहरण या प्रस्तुतिकरण पहला चरण हो गया। दूसरा चरण यहां पर कौन सा होता है, निरीक्षण या तुलना या विश्लेषण करना, आगमन विधि का दूसरा चरण। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत प्रस्तुत उदाहरण, जो उसने उदाहरण प्रस्तुत किए ना, इसके अंतर्गत प्रस्तुत उदाहरण में से किसी विशेष समानता को देखा जाता है। अब यहां पर ये तो कहा उसने निरीक्षण, तुलना या फिर विश्लेषण करना, तो जो निरीक्षण, तुलना या विश्लेषण है उसमें जो उदाहरण उसने प्रस्तुत किए हैं उनमें समानता को देखा जाता है। समानता जैसे उपयुक्त उदाहरणों का उच्चारण करने पर, यहां पर जो है एल जो है उच्चारण साइलेंट यानी कि लुप्त हो जाता है, वाक, टाक, और यहां पर एल क्या हो रहा है, साइलेंट हो रहा है, लुप्त हो रहा है, ऐसा हमने यहां पर देखा। इसकी तुलना विश्लेषण हमने किया है। अब तीसरा चरण या सोपान क्या आता है, नियमीकरण या सामान्यकरण का सोपान है। नियमीकरण और सामान्यकरण में क्या होता है मेरे मित्रों, नियमीकरण और सामान्यकरण देखो, इसके अंतर्गत प्रस्तुत उदाहरणों की समानता के आधार पर नियम या सिद्धांत की स्थापना की जाती है। सबसे पहले आपने क्या किया, उदाहरण प्रस्तुत किए, फिर आपने क्या किया, तुलना करी कि इन उदाहरणों में समानता क्या है। अब उसके बाद में आप उन उदाहरणों को देख करके क्या बना रहे हो, नियम बना रहे हो, उनका नियमीकरण कर रहे हो। बात समझ में आ गई यहां तक। तो देखो किसी भी शब्द के अंतर्गत ए, एल, के, एफ, एम स्थिति प्राप्त होने पर उसके उच्चारण में एल साइलेंट यानी कि लुप्त हो जाता है। तो आपने नियम बना लिया भैया, आपने नियम बना लिया कि किसी भी शब्द के अंत में क्या हो, ए हो, एल हो, के हो, एफ हो, एम हो, अगर ये है तो वहां पर जो है एल को क्या कर दिया जाता है, साइलेंट कर दिया जाता है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, उदाहरण प्रस्तुत किया, फिर उन उदाहरणों में तुलना करी हमने, फिर हमने क्या बना लिया, नियम बना लिया। तो ये नियम बन गया। तो उदाहरण से नियम क्यों हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे, समझ में आया नहीं आया बात, ये समझ में आनी चाहिए आप लोगों की। आगे फिर बात करते हैं फोर्थ नंबर पर, यहां पर चौथे नंबर पर जो है सत्यापन या पुष्टि कर देंगे हम लोग। फोर्थ चरण है, फोर्थ नंबर का सोपान है आगमन विधि का, सत्यापन या पुष्टि कर दो। इसके अंतर्गत बनाए गए नियम को सिद्ध करने के लिए कुछ अन्य उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। अब हमने नियम बना लिए तो कुछ और भी तो उदाहरण प्रस्तुत करेंगे ना कि नियम सही है या नहीं है। तो यहां पर हमने दे दिया हाफ, देखो एफ आ रहा है तो एल साइलेंट हो गया। फिर यहां पर देखो काफ, तो यहां पर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी साइलेंट हो गया, एफ आ रहा है। यहां पर एम आ रहा है तो एल साइलेंट हो गया, यहां पर भी एम आ रहा है। तो सभी में जहां जहां पर भी मैंने आपको जो पहले नियम बताए थे अगर वो आते हैं तो एल साइलेंट हो जाता है। तो हम लोग उदाहरण से नियम की ओर चले गए। तो ठीक है, ये 4 सोपान हो गए किस विधि के, आगमन विधि के 4 सोपान हो जाते हैं। आगे बात करते हैं यहां पर, देखो अब आगे आता है, देखो अब आगमन विधि के प्रमुख शिक्षण सूत्र, हमने सोपान पढ़ लिए, आगमन विधि होती क्या है वो पढ़ लिया, आगमन विधि की परिभाषाएं जिन्होंने दी है वो पढ़ लिया।
अब आगमन विधि के सोपान के बाद में उन सोपानों का विस्तार से वर्णन भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे आगमन विधि के प्रमुख शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं और इनमें से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, 100% इनमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आगमन विधि के प्रमुख क्या है, ये शिक्षण सूत्र। तो आगमन विधि के प्रमुख शिक्षण सूत्र, आगमन विधि में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, उदाहरण से नियम की ओर हम चले गए। इसके बाद में विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो उदाहरणों को विशिष्ट गिना जाता है और नियमों को सामान्य गिना जाता है। तो याद रखना, आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, क्योंकि उदाहरण हमें ज्ञात होते हैं, नियम ज्ञात नहीं होते, तो नियमों को हम लोग बना रहे थे, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर भी चले गए, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर भी चले गए, स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी चले गए, मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त मतलब जो हमें पता है, अमूर्त जो हमें पता नहीं है, जिसको लेकर के आना है। तो मूर्त से अमूर्त की ओर, ये शिक्षण सूत्र है किसके, आगमन विधि के। और यहां से एक प्रश्न आता ही आता है। पूर्ण से अंश की ओर चले गए, सरल से कठिन या जटिल की ओर हम चले गए। तो ये सारे के सारे 8 के 8 जो है आगमन विधि के क्या है, शिक्षण सूत्र है मित्रों। ये आगमन विधि के क्या है, शिक्षण सूत्र है, जो आपको ध्यान रखना है। रह जाएगा याद, कोई परेशानी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारे नोट्स है साथियों। आपका कमेंट आना चाहिए इसके ऊपर कि सर मजा आ गया, क्या जबरदस्त नोट्स है सर, हिंदी की शिक्षण विधियां ऐसे याद हो रही है, मजा आ गया। तो ठीक है, एक बार और बता देता हूं, उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, सरल से कठिन या जटिलता की ओर। ये आगमन विधि के शिक्षण सूत्र हो गए। आगे बढ़े, अब आगे आता है आगमन विधि के जो गुण है, आगमन विधि के गुण क्या है, आगमन विधि के लाभ क्या है, आगमन विधि के मेरिट क्या है, ये चीज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। देखो, आगमन विधि के गुण, आगमन विधि के लाभ हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो एक एक चीज सुनिए यहाँ पर। आगमन विधि के गुण या आगमन विधि के लाभ। तो पहला क्या है, छोटे बालकों या प्राथमिक स्तर के बालकों को व्याकरण सिखाने के लिए यह सर्व उपयुक्त विधि है। साथियों याद रखना, छोटे बालकों या प्राथमिक स्कूल के जो बच्चे हैं, प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं, उनको व्याकरण सिखाने के लिए यह सर्व उपयुक्त विधि मानी गई है। तो याद रखना, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए क्या मानी गई है, सर्व उपयुक्त विधि है। दूसरा गुण क्या आता है, इस विधि से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। इस विधि से जो भी ज्ञान प्राप्त किया जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। तीसरी बात क्या आती है, इस विधि के प्रयोग से बालकों में खोजी यानी कि खोजने की जो प्रवृत्ति है उसका विकास होता है। तो सबसे पहले तो क्या है, प्राथमिक स्तर पर यह विधि सर्व उपयुक्त विधि है। दूसरी क्या है, ज्ञान इससे प्राप्त होता है वो स्थायी होता है। चौथी तीसरी विधि क्या है, इस विधि के प्रयोग से जो बालक है उनमें खोजी या खोजने की प्रवृत्ति का विकास होता है। चौथे नंबर पर आ जाइए गुण में, ये व्याकरण शिक्षण की वैज्ञानिक विधि भी है। याद कीजिएगा कि जो आगमन विधि है वो व्याकरण शिक्षण की कैसी विधि है, ये आगमन विधि व्याकरण शिक्षण की वैज्ञानिक विधि भी मानी जाती है। इसके बाद में पांचवें नंबर पर आ जाइए, ये व्याकरण शिक्षण की बाल केंद्रित एवं मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। याद करना कि ये व्याकरण शिक्षण की वैज्ञानिक विधि भी है और बाल केंद्रित मनोवैज्ञानिक विधि भी इसको माना गया है। याद हो जाएगी। छठे नंबर पर आ जाइए, इसमें बालकों की समझ शक्ति, इसमें बालकों की समझ शक्ति एवं ग्रहणशीलता भी विकसित होती है। इस विधि से बालकों में क्या होता है, समझ की शक्ति बढ़ती है और ग्रहणशीलता भी बढ़ती है। ठीक है। सातवें नंबर पर आ जाइए, इसमें शिक्षक शिक्षार्थी दोनों सक्रिय भूमिका निभाते हैं। साथियों इसमें शिक्षक और जो बालक यानी कि जो शिक्षार्थी है वो सक्रिय भूमिका के रूप में रहते हैं। इसमें एक भी निष्क्रिय नहीं रहता, सबको काम करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये इस विधि के क्या हो गए, 7 नियम हो गए, सॉरी गुण हो गए। अब इस विधि में कुछ दोष भी है। अरे जहां गुण है वहां दोष भी तो होते ही है ना। अब इस विधि के दोष क्या क्या है ये भी हम लोग देख लेते हैं भैया, दोष भी देखना बहुत जरूरी है। तो देखो दोष क्या क्या है इस विधि के, इस विधि की कमियां या आगमन विधि के दोष।
सबसे मेन बात ये प्राथमिक स्तर पर है तो उच्च स्तर पर व्याकरण शिक्षण के लिए ये विधि उपयुक्त नहीं मानी जाती। प्राथमिक स्तर पर है तो फिर उच्च स्तर पर उपयुक्त ये विधि नहीं है। दूसरा इसका दोष क्या है, इस विधि में समय एवं परिश्रम शिक्षक का अधिक लगता है। इस विधि से जो है पढ़ाने में समय भी अधिक लगता है और शिक्षक का परिश्रम भी अधिक लगता है। ये इस विधि के दोष हैं। तीसरे नंबर पर बात करेंगे, इस विधि से शिक्षण करवाने के लिए अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है। हर कोई इस विधि से क्या है, शिक्षण नहीं करवा सकता, इसलिए अनुभवी शिक्षकों की आवश्यकता होती है, प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता इस विधि में होती है मित्रों। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई होगी बात। आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां पर आगे बात आती है, हाँ देखो, फोर्थ नंबर पर, इसका फोर्थ नंबर पर आ गए हम लोग। जो कमियां, जो दोष हम लोग गिन रहे हैं, तीन हो गई थी, चौथे नंबर इसमें शिक्षण की गति मंद होती है। जब भी इससे हम लोग पढ़ाएंगे ना तो शिक्षण की धीमी गति होगी, इसमें गति स्पीड नहीं पकड़ सकती इसमें। ठीक है, पूर्ण नहीं होता है और जिससे पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण नहीं होता है। पांचवी इसकी कमी है, समय एवं परिश्रम अधिक लगने के कारण शिक्षक उस विधि से व्याकरण पढ़ाने की रुचि कम हो जाती है। इससे समय बहुत ज्यादा लगता है, परिश्रम बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए शिक्षक की रुचि भी कम हो जाती है। ऐसा भी इसमें कमी बताई गई है। अब आगे आ जाता है यहाँ पर आगमन विधि की प्रणाली के रूप। अब आगमन विधि के जो प्रणाली के रूप है वो दो रूप हैं। याद रखना साथियों, आगमन विधि प्रणाली के कितने रूप माने गए हैं? दो रूप माने गए, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगमन विधि प्रणाली के कितने रूप हैं? आगमन विधि प्रणाली के दो रूप हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक तो है प्रयोग प्रणाली और दूसरा है यहाँ पर संयोग प्रणाली। आगमन विधि प्रणाली के कितने रूप हैं? दो, एक है प्रयोग और एक है संयोग। याद हो जाना चाहिए ये, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। अब देखो, आगमन विधि में प्रयोग प्रणाली क्या है? आगमन विधि की जो प्रक्रिया हमने ऊपर पढ़ी है वही प्रयोग प्रणाली कहलाती है। यानी कि हम उदाहरण से नियम पढ़ा रहे हैं तो ये प्रयोग प्रणाली हो गई। अब संयोग प्रणाली क्या होती है? इसके अंतर्गत अलग से व्याकरण की शिक्षा नहीं दी जाती है, बल्कि गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, रचना शिक्षण इत्यादि के साथ ही व्याकरण की शिक्षा भी दे दी जाती है। इसलिए हम इसे जो है समवाय विधि के नाम से भी जानते हैं। मित्रों, इसमें इतनी सी बात समझने वाली है, जो प्रयोग प्रणाली है उसमें तो क्या होता है, अलग से हम लोग व्याकरण पढ़ाते हैं, उदाहरण पे नियम बच्चों को सिखाते हैं, सारी चीजें हो जाती है। लेकिन जो संयोग प्रणाली है, जिसको हम लोग समवाय विधि के नाम से भी जानते हैं, समवाय विधि में क्या होता है कि व्याकरण के साथ साथ, अब व्याकरण को हम लोग किसके साथ साथ यहाँ पर पढ़ाते हैं? पद्य शिक्षण, रचना शिक्षण और गद्य शिक्षण, ये सभी के साथ ही हम लोग जो है व्याकरण को पढ़ा देते हैं। तो ये समवाय विधि भी एक तरह से हो जाती है, और इसे ही हम लोग कहते हैं यहाँ पर संयोग प्रणाली। ठीक है, तो आगमन विधि प्रणाली के दो रूप हैं, एक तो आपको बता दिया प्रयोग प्रणाली और एक है संयोग प्रणाली। ठीक है, यहां तक तो कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। इसके बाद में अब आ जाती है यहाँ पर दूसरे नंबर पर निगमन विधि। कौन सी विधि आती है? निगमन विधि, जिसे हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।